Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics Hacks. My name is Indu Sharma. So guys, नेशनल इनकम के हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके थे, ठीक है। आज से हम कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे नेशनल इनकम के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से हमें दो बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सेकंड थिंग ये होती है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसकी फाउंडेशन हम अच्छे से बना पाते हैं, ठीक है। सो गाइस, समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और होपफुली आगे भी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। मैं काफी सारे प्रैक्टिस सेट्स डिफरेंट लेके आऊंगी, एक नेशनल इनकम के एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है। दो ही चैप्टर आ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12th बोर्ड एग्जाम में। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर दी फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फोर फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम के अंदर। इसी से पता चलता है कि हमारे देश की नेशनल इनकम क्या है, जो किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है। फैक्टर इनकम विच मीन्स फोर फैक्टर इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम के अंदर किस तरीके से लिया जाता है कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल फैक्टर ऑफ इनकम विच इज जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है। जो कौन जनरेट करता है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट। फोर फैक्टर में आते हैं, फर्स्ट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। इन सबसे जो इनकम हमें जनरेट होती है, यानी कि इन चार फैक्टर से जो हमें रेम्यूनरेशन मिलता है, वो क्या होता है। लैंड से हमें क्या मिलेगा, रेंट। लेबर से वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से हमें मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। ये जो इनकम जनरेट हमने किया है, इसका टोटल, और इसका टोटल जो किसने जनरेट किया है, नॉर्मल रेजिडेंट ने, ठीक है। ये होता है फोर फैक्टर ऑफ द इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक न्यूज है, ठीक है। उस न्यूज के बिहाफ में हमें बताना है कि इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हम देखते हैं इस न्यूज को। द एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स and program implementation, has released the first revised estimates of national income, consumption expenditure, saving and capital formation for the financial year 1920, along with second revised estimates for the financial year 1718 with base year 1112 as per the revision policy. Above news briefly explain steps, यानी कि यहाँ पे हमें निकालने हैं इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के स्टेप्स, ओके। तो फर्स्ट हमें क्या यहाँ पे निकालना है, स्टेप्स। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या होते हैं। फर्स्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। यानी कि हमें क्लासिफाई करना है सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स कितने होते हैं, तीन होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। फिर हमें निकालना है एस्टिमेट्स फैक्टर इनकम पेड आउट बाय ईच इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि सम ऑफ किसका, सम ऑफ एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी जो इनकम मेथड में आता है वो ये होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है सैलरी एंड वेजेस इन काइंड in cash, सैलरी एंड वेजेस इन कैश। एंड ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है डॉक्टर की इनकम, टीचर की इनकम, ठीक है, लॉयर की इनकम, ये सारे। तो ये जो इनकम मेथड के ये जो कंपोनेंट्स है, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसी को बोलते हैं हम एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है, एनडीपीएफसी, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट। और जब हमें इससे क्या निकालना है, एनएनपी निकालना है, यानी कि नेशनल इनकम निकालना है, तो हम बोल सकते हैं कि एनडीपीएफसी में जब हम एनएफआईए को हम जब ऐड करते हैं तो हम एनएनपीएफसी पे पहुंच सकते हैं, डेफिनेटली यस।
क्योंकि एनडीपीएफसी तो ऑलरेडी है हमारे पास, क्योंकि जो इनकम मेथड के कंपोनेंट्स होते हैं उसी को हम एनडीपीएफसी भी बोलते हैं। कंपोनेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं जो अभी बताया मैंने। अगर या तो डायरेक्ट तुम्हें एनडीपीएफसी दिया होगा क्वेश्चन में, या तुम्हें ये कंपोनेंट्स में दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देख के ऐड करेंगे, और जो एनडीपीएफसी आएगा उसमें हम एनएफआईए को ऐड करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, एनएनपीएफसी। यानी कि स्टेप्स बताने हैं। तो फर्स्ट स्टेप थियोरेटिकल पोर्शन को हम ऐसे लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, मतलब ऑल सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फिर जितने भी टेक ऑफ दिस, इन सबका सम करके तो एनडीपीएफसी आया। फिर एनडीपीएफसी में जब हम एनएफआईए को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, एनएनपीएफसी, जो कि हमारा क्या है, नेशनल इनकम। आई होप गाइज आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है, आर द फॉलोइंग नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, फर्स्ट में दे रखा है इंडियन एम्प्लॉयड इन डब्ल्यूएचओ located organization located in India, and American tourist staying in India, Indian working in the USA embassy in India। ठीक है, तो इंडियन एम्प्लॉयड इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया, हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ये नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, जो इंडिया में एक या एक से अधिक साल रहा हो, और सेकंड पॉइंट, हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट विच मीन्स प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये होते हैं उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जो कहाँ पे, जिस कंट्री में या जिस देश में वो रह रहा हो, उधर क्या होनी चाहिए, लाए होनी चाहिए। ये तो एक फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, वो 1 ईयर या इससे अधिक क्या हो, उस कंट्री में रह रहा हो। ठीक है, 2 टर्म में ये पॉइंट क्लियर होता है, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हो, या वो एक या एक से अधिक साल रह रहा हो, मतलब यानी ये दोनों कंडीशन फिल करता हो, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री जहां का वो रेजिडेंट है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, इंडियंस एम्प्लॉयड इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया, तो डब्ल्यूएचओ कहाँ लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, डेफिनेटली इन इंडिया में, है ना। और इंडियन एम्प्लॉयड है, तो इंडिया में रह रहा हो, यानी कि इंडिया के अंदर रह रहा है, और इंडिया में ही इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट कि इट्स नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट है ये, डेफिनेटली है। सेकंड पॉइंट बोलता है, एन अमेरिकन टूरिस्ट स्टेइंग इन इंडिया, कोई अमेरिकन टूरिस्ट है जो इंडिया में क्या है, रह रहा हो। तो रेजिडेंट क्या बोलता है कि इंडिया में वो बंदा रह रहा हो। अमेरिकन टूरिस्ट स्टेइंग इन इंडिया, स्टेइंग इन इंडिया बट है वो अमेरिकन टूरिस्ट, मतलब टूर के लिए आया है, घूमने के लिए आया है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में नहीं कर रहा है, यानी कि बस घूमने के लिए आया है, तो ये नॉट रेजिडेंट। रेजिडेंट इसको हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है, इंडियन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी इन इंडिया। इंडियन जो है वो वर्किंग है, कहाँ पर है, यूएस एम्बेसी में। तो यूएस एम्बेसी कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है, और इंडियन ही है, तो यानी कि वो तो नॉर्मल रेजिडेंट भी है, क्योंकि इंडियन है ना। और एम्बेसी कहाँ है, इंडिया के अंदर है, तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ कर रहा है, इंडिया के अंदर, तो हम इसको बोल सकते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट है ये। तो इसको इकोनॉमिक लैंग्वेज में इजीली हम लिख सकते हैं, और आराम से अच्छा से अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, machine purchase is not always as a final goods। Okay, do you agree, give reason for your answer। यानी कि कह रहा है कि मशीन जो है परचेज की है वो फाइनल गुड्स नहीं है। इस स्टेटमेंट से आप एग्री हो, डेफिनेटली एग्री है भाई हम इस स्टेटमेंट से। वाई, यस, पहले तो हम यस लिखेंगे, वी एग्री, क्योंकि मशीन जो है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर परचेज करिए तो वो ऑलवेज फाइनल गुड्स होगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि मशीनरी किस पर्पज से यूज हो रही है। ठीक है, इस मशीन का क्या यूज है। ठीक है, यूज ऑफ मशीन से पता चलेगा, यूज ऑफ मशीन से पता चलेगा, और किसने परचेज करी है। ठीक है, इससे पता चलेगा कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो क्या होता है, क्या होता है, रीसेल पर्पज के लिए होता है, फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं होता, प्रोडक्शन के लिए होता है। और फाइनल गुड्स क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट रीसेल एंड इट्स यूज फाइनल गुड्स, फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मशीन कोई हाउस होल्ड परचेज करता है, सपोज
यहां से हम इसको समझ सकते हैं, इफ मशीन परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड ने परचेज करी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये फाइनल गुड्स है। मतलब फाइनल क्या है, ये फाइनल गुड्स है। क्यों? क्योंकि फाइनल कंजम्पशन है, इसके बाद हाउस होल्ड थोड़ी ना उसको मार्केट में बेचने जाएगा। ठीक है, फाइनल कंजम्पशन है। अगर किसने परचेज की है, हाउस होल्ड ने। यहाँ पे किसने परचेज की है, हाउस होल्ड ने, हाउस होल्ड का नाम आ रहा है, राइट। अगर सेकंड पॉइंट बोलता है कि इफ मशीन परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर या फिर फर्म, अगर फर्म परचेज करता है मशीन को, तो क्या करेगा, फर्म परचेज करेगा तो वो अपने यूज के लिए कर रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रहा है। ठीक है, फर्म किसके लिए पर्पस से कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पर्पस से। जैसे कि आज वो कोई मशीन परचेज करता है तो ये थोड़ी ना कि उसको मार्केट में बेचने जाएगा, क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि ये भी फाइनल गुड्स है। ठीक है, अगर मशीन किसने परचेज करी है, कोई फर्म ने या प्रोड्यूसर ने परचेज करी है, बट रीसेल के लिए की है। ठीक है, कि जैसे कोई कंप्यूटर है, वो कोई कंप्यूटर रिटेल में कोई कंप्यूटर्स खूब सारे बल्क में खरीदता है। ठीक है, और वो क्या करेगा, बल्क में अपने घर में तो रखेगा नहीं, उसको सेल ही करेगा। तो रीसेल पर्पस के लिए खरीदी है, तो इसका मतलब है कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट फाइनल गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है कि इट्स नॉट मीन फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, इट्स अबाउट ओनली फॉर रीसेल। तो हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। डिपेंड करता है कि मशीन अगर हाउस होल्ड ने परचेज करी है, डिपेंड करता है अगर मशीन फर्म ने परचेज करी है, डिपेंड करता है मशीन फर्म ने की है बट रीसेल के लिए की है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में मशीन जो है वो ऑलवेज फाइनल गुड्स नहीं होगी। इस स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, एग्री करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टॉक है एंड कौन सा फ्लो है। जो स्टॉक होता है वो क्या बताता है गाइस, स्टॉक मेजर करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम को। ठीक है, स्टॉक जो है वो मेजर करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। ओके, और जो फ्लो होता है वो क्या करता है, एक पीरियड ऑफ टाइम को। अगर टैंक में से पानी जब गिर रहा है, यानी कि वाटर टैंक में से पानी जो गिर रहा है, ठीक है, ये जो पानी गिर रहा है, ठीक है, किस में गिर रहा है, बकेट में गिर रहा है, तो ये क्या हो गया, फ्लो। बट जो टैंक है ये क्या हो गया, स्टॉक। ये क्या हो गया, फ्लो, क्योंकि पानी यहाँ गिर रहा है, और ये क्या हो गया, स्टॉक। तो यहाँ पे हमें समझना है कि कैपिटल हमारा जो होता है वो क्या होता है। कैपिटल क्या होता है, कि स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक है, क्योंकि कैपिटल एक पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर करता है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर कर रहा है। सेविंग जो है वो क्या है, सेविंग जो है वो फ्लो है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम को बताती है कि हम कितने पीरियड ऑफ टाइम से हमारी सेविंग हो रही है और नहीं हो रही है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, जीडीपी क्या है, ये भी फ्लो है, क्योंकि ये भी एक जो मेजर किया जाता है जीडीपी को एक पीरियड ऑफ टाइम पे किया जाता है, ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है। वेल्थ क्या होता है, वेल्थ जो है वो एक स्टॉक है, क्योंकि ये मेजर होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट इज मेजर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सेविंग इज फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन करता है। जीडीपी जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, पीरियड ऑफ टाइम को मेजर करता है। स्टॉक जो है, सॉरी, वेल्थ जो है वो स्टॉक है जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करता है। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने जो आज स्टार्ट किए हैं प्रैक्टिस सेट्स में, और कोशिश मैं यही करूंगी कि आपके एग्जाम तक मैं काफी सारे बल्क में क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊं डेफिनेटली। सो गाइस, तब तक के लिए आप मेरी जो भी प्रीवियस वीडियो है उनको देख सकते हैं, नेशनल इनकम वहां से कंप्लीट कर सकते हो। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।